ठंड में 10 जुगाड़ू बहू का घास का ससुराल। आप सब मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से आप लोगों को इस ठंड में यहाँ रहना पड़ रहा है, पर आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। अरे निशा, तुम यहाँ इतनी ठंड में अपने बच्चों के साथ, और वो भी ऐसी हालत में, और तुम हमसे माफी मत मांगो। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ। मेरी वजह से आप लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है और ऐसे जुगाड़ करके रहना पड़ रहा है। बस आप सब मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती की माफी यहाँ मांगने आई हूँ। नहीं निशा, माफी मत मांगो, पर तुम यहाँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर क्यों आई हो? यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। यहाँ की ठंड तुम और तुम्हारा बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कौन है ये विधवा औरत और किस गलती की माफी मांग रही है? आखिर क्या वजह है कि 10 बहू इतनी ठंड में जंगल पहाड़ से घिरी जगह में गुजारा कर रही हैं? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। तुम सभी को क्या लगा हम 10 भाई शहर कमाने के लिए जाएंगे तो तुम 10 हमारे पीछे अपनी जिंदगी के मजे ले पाओगी? ये लो फोटो और देखो अपनी करतूत। हमारे होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ ऐसे मिलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तस्वीर झूठी है। ये गांव के बदमाश लड़के हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं। आखिर आप इन फोटो पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ इस फोटो पर नहीं, अपनी बहन की बताई बातों पर भी विश्वास कर रहे हैं। एक पल के लिए फोटो झूठ बोल सकता है, पर हमारी बहन नहीं। अब दूर हो जाओ तुम सब हमारी नजरों से। हम सभी भाई तुम 10 बहनों की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बस बहुत हो गया। तुम 10 भाइयों को अपनी बीवी पर विश्वास नहीं है, पर मुझे अपनी बहू पर पूरा विश्वास है। मेरी बहू का चरित्र बिल्कुल साफ है। नहीं माँ जी, आप हमारे लिए अपने बेटों से लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि हम खुद भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिनको हम पर विश्वास नहीं। चलो बहनों, हम सभी यहाँ से चलते हैं। तुम सब अकेली इस ठंड में घर से बाहर नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगी। आशा अपनी 10 बहू के साथ अपने बेटों का घर छोड़कर चली जाती है और 10 बहू भटकती हुई अपनी सास के साथ ठंड में कांपते हुए एक जंगल के पास जा पहुंचती हैं, जहां एक तरफ झरना होता है तो दूसरी तरफ नदी और एक तरफ जंगल, और उसके आगे उन सभी को कोई रास्ता नजर नहीं आता। माँ जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। एक तरफ झरना है तो दूसरी तरफ नदी और तीसरी तरफ ये घना जंगल। अब हम इस ठंड में कहाँ जाएं? दीपिका, जब तक हमें कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, हमें इस ठंड में यही गुजारा करना होगा। अब यही खुला आसमां हमारा घर है और यही जमीन हमारा बिस्तर। दीदी, खुले आसमान के नीचे तो हम गुजारा कर लेंगे, पर खाली पेट कैसे करेंगे? मुझे फिश पकड़ना आता है, याद है ना आपको? हम 10 बचपन में कैसे हर चीज का जुगाड़ करती थी, उसी तरह आज भी मैं एक जुगाड़ करूंगी और फिश पकड़ूंगी, जब तक दीपिका, अंकिता तुम दोनों मिट्टी का चूल्हा बनाओ। ठीक है पूजा, तो मछलियाँ पकड़ो, अंकिता दीपिका मिट्टी का चूल्हा बना रही हैं, जब तक मैं अपनी बाकी बहनों के साथ जंगल में जाती हूँ और खाने का जुगाड़ करती हूँ। क्या पता इस ठंड में जंगल के पेड़ों में हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए। आरती अपनी कुछ बहनों के साथ जंगल जाती है और वहाँ उसे पेड़ पर कुछ फल नजर आते हैं, जिसके बाद आरती एक बांस का डंडा तोड़ती है और उसे फल पर मारती है और सारे फल नीचे गिर जाते हैं, और वह सभी फल अपनी बहन के साथ लेकर अपनी सास और अपनी बाकी बहनों के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूजा एक बड़े से डंडे में लोहे का कांटा लगाकर मछलियाँ पकड़ रही है। आस्था, कोमल, देखो दीदी कितने सारे फल लाई हैं और पूजा दीदी ने तो इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं। इतनी तो हम इस ठंड में खा भी नहीं पाएंगे जितनी दीदी ने ठंडा पानी में खड़े होकर इतनी सारी मछली पकड़ ली। पता है, इतनी नहीं खा सकते पर इन्हें बेच तो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा जुगाड़ रहेगा। फ्री में हम समुद्र से मछलियाँ पकड़ेंगे और मार्केट जाकर बेचेंगे। इसी बहाने कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अब पहले हम पेट पूजा कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा जुगाड़ करते हैं। और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी आग भी जला लेते हैं ताकि ठंड से राहत मिल सके, और लकड़ियों से जले कोयले को भी मार्केट में बेच देंगे। ठंड का समय है, सूखी लकड़ी और कोयले भी लोगों को चाहिए होंगे। हम जंगल से सूखी लकड़ियों का इंतज़ाम कर लेते हैं बेचने के लिए।
अब दसों बहू उन फल को काटती और फिश को आग में पकाकर खाती और सारी रात ठंड में ठिठुरते हुए सोती हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती। जिसके बाद वह सभी सूखी लकड़ियां जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करती और अगली सुबह पूजा आस्था के साथ समुद्र से मछली पकड़कर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। दीदी, ये मछलियाँ बिक तो गई हैं बड़े अच्छे दामों पर दीदी, मुझे तो घर की दिक्कत है। हम इस ठंड में खुले में कैसे गुजारा करेंगे? हमें कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा घर के लिए। आस्था, वो देख, वह मछुआरे किस तरह से बेकार पन्नी, तिरपाल, डंडे फेंक रहे हैं। क्यों ना हम वो सामान अपने साथ ले चले। इस तरह आस्था और पूजा फेंके हुए सारे तिरपाल, पन्नी और डंडे अपने साथ ले जाती हैं, जिसे देख अंकिता बोलती है, ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला? इससे तो हम अपना टेंट का घर बना सकते हैं। आज रात हमें ठंड में बाहर नहीं बैठना होगा। हाँ दीदी, चलिए अब अपना घर बनाते हैं। जब तक मैं जंगल से होकर आती हूँ, मैंने जंगल में बहुत सारे कांच के सामान और प्लास्टिक देखे हैं। हम उनका भी इस्तेमाल करेंगे पौधे और सब्जी उगाने में। इतना बोलकर एक बार फिर आरती जंगल में जाती है और वहां उसे कुछ कांच के टूटे बाउल और प्लास्टिक के डब्बे, बोतल आदि मिलते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूजा फिर से नदी में मछलियां पकड़ती है और इस बार अंकिता भी समुद्र से कुछ शेल्स निकालती है। तो वहीं बाकी की सारी बहुएं मिलकर अपना तिरपाल से घर बनाती हैं। तिरपाल से तो हमने घर बना ही लिया, पर इन शेल का क्या करेंगे आप लोग? आस्था, यह कूड़ा नहीं है, ये हमारे घर को सजाने का सामान है। ये टूटा कांच का बाउल देख रही हो? इसके नीचे मैं मिट्टी और अंदर से घास लगाऊंगी और इसके अंदर रंगीन पत्थर डाल के मैं प्यारी सी 2-4 मछलियां रख दूंगी। इस तरह हमारा ये फिश पॉट बन जाएगा। और इन प्लास्टिक के बोतल, डब्बे, बाल्टी में हम मिट्टी भर के कुछ सब्जियां उगाएंगे और अपने घर के बाहर लगाएंगे। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? मेरी 10 बहू का जुगाड़ है, काम तो आएगा ही। और मेरी बहू ने अगर जुगाड़ लगाया है तो वो गलत नहीं हो सकता। माँ जी, फिलहाल तो हम सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अब तो हमारे पास घर है, चलो हम अपने इस स्टैंड के घर में चलते हैं। आराम करने के लिए 10 बहू अपनी सास के साथ टेंट के घर में जाती है और रात में जमीन पर सोने की वजह से उन्हें काफी ठंड लगती है और टेंट भी सुबह होते तक टूट जाता है। ये देख 10 बहू बहुत परेशान हो जाती हैं और एक बार फिर उनके दिमाग में आइडिया आता है। माँ जी, यहाँ पर कितनी सारी घास है। मैंने सोच लिया है, मैं इन घास से कारपेट का सामान रखने के लिए टोकरी और बिस्तर बनाऊंगी। हमारा तिरपाल का घर बहुत नाजुक है, इसे जमीन पर टिकाए रखने के लिए अब हमें अपना घास का घर बनाना होगा। इसके लिए मुझे बहुत सारी मिट्टी और पानी की जरूरत पड़ेगी। और अंजलि, यहाँ पर जितनी भी घास हैं सब काट लो। अब हम गाजर से ही अपना पूरा घर बनाएंगे। आरती के कहने पर 10 बहू अपने काम पर लग जाती हैं। जहाँ एक बहू फिश पकड़ती है तो दूसरी बहू पानी लाती है और तीसरी बहू मिट्टी ला कर देती है। तो वहीं एक बहू सारी घास काट देती है और एक बहू तिरपाल पर मिट्टी लगाती है तो दूसरी बहू उन मिट्टी पर घास चिपकाती है। तभी वहाँ एक विधवा औरत अपना बच्चा लेकर ठंड में कपकपाते हुए आती है और उनसे माफी मांगती है। कुछ ही देर बाद 10 बहू के पति भी वहाँ आते हैं और वह भी उनसे माफी मांगते हैं। हम सबको माफ कर दो। निशा के पति की मौत हुई तो निशा की सास ने उसे घर से निकाल दिया और मुझे सारा सच बताया। उसके बाद निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो यहाँ तुम लोगों से माफ़ी मांगने के लिए आ गई। निशा, तुम 10 को पसंद नहीं करती, इसीलिए वो चाहती थी कि तुम सब हमसे दूर हो जाओ और हम 10 भाई दूसरी शादी कर लें। पर हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब निशा को भी अपनी गलती का एहसास है। बड़ी मुश्किलों से गांव वालों से पता करके हम तुम्हारे पास आए हैं। वापस गांव चलो, यहाँ पर जुगाड़ करके जिंदगी जीना बंद करो। नहीं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है। पर हमने बड़े जुगाड़ करके अपने घास का घर, घास का बिस्तर, घास की टोकरियाँ, इन प्लास्टिक डब्बे, बोतलों से हैंगिंग प्लांट और इस टूटे कांच के बोतल से एक फिश पॉट बनाया है। और ये देख रहे हो, इतनी सारी शेल, इससे हम अपनी घास के घर को सजाएंगे। और ये कांच के टुकड़े, इन्हें जोड़कर उनके पीछे घास लगाकर हम अपने लिए एक आईना बनाएंगे। हरप्रीत जी, बड़े जुगाड़ करके हमने अपने लिए अपना घास का घर बनाया है। अब हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ठीक है भाभी, अगर आप लोग यहाँ से नहीं जा सकते तो हम 10 भाई आपके साथ यहाँ रह तो सकते हैं ना। हमें भी
यहाँ पर आसरा दो, हम भी आप लोगों की तरह जुगाड़ करेंगे और इसी तरह से सामान बनाकर बाजार में बेचेंगे। अब हमें वापस शहर नहीं जाना। आज मेरा परिवार पूरा हो गया और हमारा पूरा परिवार अब घास के घर में रहकर अपना व्यापार शुरू करेगा। अब मेरे बेटे ना मेरी आंखों से ओझल होंगे और ना ही मेरी बहुओं को जुगाड़ करने के बारे में सोचना पड़ेगा। सजा हुआ आंगन, नाच गाने और खुशियों का माहौल। नई बहू राधिका घर की दहलीज पर खड़ी है, हाथों में पूजा की थाली लिए जेठानी मधु उसे अंदर बुलाने के लिए तैयार है। राधिका के चेहरे पर घूंघट के पीछे से हल्की मुस्कान है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े बच्चों के झुंड पर पड़ती है तो वो अचंभित हो जाती है। इतने सारे बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कौन है? क्या ये पड़ोसियों के बच्चे? इतने पसंद है क्या मेरे ससुराल वालों को पड़ोसियों के बच्चे? मम्मी मम्मी देखो, छोटी मम्मी आ गई, छोटी मम्मी आ गई। मम्मी? ये सब मुझे मम्मी क्यों बुला रहे हैं? क्या ये 10 बच्चे जेठानी जी के हैं? ये भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मधु हंसते हुए आगे बढ़ती है। अरे दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो देवरानी जी। मधु के ऐसा कहने पर राधिका घर के अंदर आती है और 10 बच्चों को देखकर अपने मन ही मन बहुत कुछ सोच रही होती है। अरे क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कहीं इन बच्चों के बारे में तो नहीं सोच रही हो? लगता है तुम्हें भी थोड़ी सी हैरानी हुई है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब मेरे ही बच्चे हैं। आपके 10 बच्चे हैं? ये बच्चे इतने सारे आपने कैसे पैदा कर लिए जेठानी जी? आपने कोई मशीन लगाई है क्या अपने अंदर बच्चे पैदा करने वाली? हे भगवान, देवरानी जी तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो भला। किसी के अंदर कोई मशीन लगी होती है क्या? ये बच्चे मैंने ही पैदा किए और मेरा ही खून है। 10 बच्चे? ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि जेठानी जी को 10 बच्चे हो सकते हैं। राधिका अपने मन की उलझन लेकर अंदर जाती है। वो सास से बात करने का मन बनाती है। उसकी सास सुशीला देवी पूजा का थाल सजा रही है। राधिका धीरे से उनके पास पहुंचती है और कहती है, माँ जी एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ पूछो बहू, क्या बात है? जेठानी जी के 10 बच्चे कैसे हो सकते हैं? यकीन नहीं हो रहा कि उनके 10 बच्चे हैं। कि पड़ोसियों के बच्चे तो नहीं है? या कहीं जेठानी जी ने मंदिर की सीढ़ियों पर से बच्चे ला लाकर घर में इकट्ठा कर दिए? अरे छोटी बहू, ये भगवान की कृपा है। तुम्हारी जेठानी को हर साल करवा चौथ के बाद जुड़वा बच्चे हुए। 5 साल में उसने 10 बच्चे पैदा किए। ये तो करवा चौथ माता की कृपा समझो, जो हमारे घर में इतने सारे बच्चे हैं। हर साल जुड़वा बच्चे? 5 साल में 10 बच्चे? कमाल की बात है माँ जी। जेठानी जी को तो फेमस ही हो जाना चाहिए। हाँ, भगवान ने हमारी मधु को खूब आशीर्वाद दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी जल्दी खुशखबरी देनी चाहिए। भगवान करे तुम्हें भी इस तरह हर साल जुड़वा बच्चे पैदा हो। खुशखबरी? अभी तो मैं इस घर में ठीक से बसी भी नहीं हूँ और इन्हें हर साल जुड़वा बच्चे चाहिए। अरे मशीन थोड़ी है जो हर साल में जुड़वा बच्चे पैदा करते रहे। इस तरह राधिका को बच्चों से थोड़ा कम लगाव था। कुछ दिन बाद राधिका को मधु के बच्चों के शोर शराबे से परेशानी होने लगती है। बच्चे पूरे घर में ऊधम मचाते रहते हैं। अरे बॉल मेरे पास फेंको, उसके पास मत फेंको। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। नहीं दूंगा, मैं किसी को बॉल नहीं दूंगा। ये मेरी बॉल है, तुम अपनी बॉल के साथ खेलो। घर में कोई खेल रहा होता है तो कोई रोते रोते पूरे घर को सिर पे उठा लेता है। इतने शोर से राधिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जेठानी जी, आपके बच्चे तो कभी शांत ही नहीं रहते। अरे सर में दर्द करके रख दिया है। मेरे दोपहर में 2 वक्त आराम करने का भी नहीं मिलता है। सारा दिन हल्ला मचाते रहते। आप इन्हें चुप क्यों नहीं करवाती हो? आपका काम बस बच्चे पैदा करके छोड़ने का ही था क्या? 10 औलाद पैदा करके मेरे सर पर छोड़ दिए। इन्हें अपने कमरे में ले जाओ, क्योंकि मैं तो इन सभी बच्चों से दुखी हो चुकी हूँ। बच्चों से ही घर की रौनक होती है राधिका। तुम भी जल्दी माँ बन जाओ, फिर देखो ये शोर तुम्हें प्यारा लगेगा। अभी तुम्हें माँ बनने का एहसास नहीं है। जल्दी तुम जब माँ बन जाओगी तो तुम्हें एहसास होगा। भगवान करे ऐसा दिन जल्दी आए और तुम जल्दी से हम लोगों को खुशखबरी दो। इन्हें क्या पता कि मेरी क्या हालत है। वैसे भी अगर मेरे बच्चे पैदा होंगे तो इतना शोर हल्ला नहीं करेंगे। मेरे बच्चे तो समझदार ही पैदा होंगे। इस तरह धीरे धीरे शादी को 6 महीने हो जाते हैं, जिसके बाद सुशीला देवी राधिका को अकेले बात करने के लिए बुलाती है। राधिका, तुम्हारी शादी को 6 महीने हो गए, अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना?
देखो जरा अपनी जेठानी को, 5 साल में 10 बच्चे पैदा कर दिए। अरे कम से कम एक खुशखबरी तो सुनाओ हमें। माँ जी मैं भी चाहती हूँ, लेकिन बहाने मत बनाओ। देखो मधु को हर साल 2 बच्चे हुए, भगवान की कृपा से सब होता है, लेकिन तुम्हें भी कोशिश करनी होगी। लगता है कि तुम कोशिश ही नहीं करना चाहती। मैं देखती हूँ अपनी जेठानी के बच्चों को, तुम कैसे गुस्सा करती रहती हो। माना तुम्हें बच्चे कम पसंद है, लेकिन परिवार को बढ़ाना चाहिए। ये सब मेरे हाथ में कहाँ है? मेरे हाथ में होता तो बात ही क्या थी माँ जी। धोबी घाट की तरह मेरे ऊपर चढ़ गई, सुनाती जा रही हैं। इस तरह तानों का सिलसिला चलता रहता है और 4-5 साल बीत जाते हैं। राधिका मां नहीं बन पाई है। सास और घर वालों के ताने बढ़ते जाते हैं। लगता है हमारे घर की असली लक्ष्मी सिर्फ मधु ही है, राधिका से तो कोई उम्मीद नहीं। कहीं मैं कोई बांझ औरत को घर तो नहीं ले आई हूँ, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे करवा चौथ माता की पूजा में पूरी श्रद्धा रखती हो या नहीं? माँ जी राधिका पर इतना दबाव मत डालिए, हर चीज का समय होता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। भगवान जब चाहेगा तब हो जाएगा। तुम्हें क्या पता, तुम तो खुद हर साल जुड़वा बच्चों की सौगात लेकर आती हो। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है बड़ी बहू, तुम तो चुप ही रहो। राधिका ये सब सुनकर अकेले में रोती रहती है। आखिरकार वो डॉक्टर से मिलने का फैसला करती है। राधिका डॉक्टर के पास जाती है। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर उसे सच्चाई बताता है। राधिका मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारे माँ बनने की संभावना नहीं है, इसलिए तुम 5 साल से माँ नहीं बन पाई हो और आगे भी कभी नहीं बन पाओगी। ये कैसे हो सकता है? मैं कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब कह दो कि ये सब झूठ है, ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझे माँ बनना है। डॉक्टर कुछ तो करो, मुझे माँ बना दो, वरना ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। मैं समझ सकती हूँ कि ये आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन ये सच्चाई है। आपको हौसला रखना होगा और अपने आप को संभालना भी होगा। इस तरह राधिका बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है। अपनी रिपोर्ट के साथ राधिका घर लौटती है और अपने गुस्से और निराशा में मधु से झगड़ पड़ती है। जेठानी जी, आपकी वजह से मुझे हमेशा ताने सुनने पड़ते। आपके बच्चे इसलिए सब आपको सिर पर बिठाते और मुझे हर समय ताने देते। तुम्हारे बच्चे जब देखो चिल्लाते रहते हैं, परेशान करते हैं। ये किसी को नहीं दिखता, लेकिन मैं बच्चे पैदा नहीं कर पाई, ये सबको दिखाई देता है। मेरी किस्मत पर तो ताला लग गया है। मैं जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। राधिका, मुझे तुम्हारी तकलीफ समझ में आती है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है और इसमें मेरे बच्चों की भी क्या गलती है? देखो, संभालो अपने आप को, इस तरह बिखरने से कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई तो रास्ता निकल आएगा ही। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रखो जेठानी जी। मुझे आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अब कोई नहीं चाहिए। बाजी बिल्कुल सही कहती है, मैं एक बांझ औरत हूँ। देवरानी जी, खुद को संभालो। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा भी खुलता है देवरानी जी। राधिका मधु की एक नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में फूट फूट कर रोती रहती है। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले दिन मधु अपने 2 छोटे बच्चों को राधिका के पास लाती है और उसके पास एक पेपर होता है। राधिका, ये दोनों अब तुम्हारे हैं, इन्हें अपने बच्चों की तरह पालो। मेरे पास तो पहले ही भगवान ने इतने बच्चे दिए, मैं इतने बच्चों का करूंगी भी क्या। इन दोनों को तुम बिल्कुल माँ की तरह प्यार देना। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप अपनी ही औलाद को मुझे सौंप रही हो, जबकि आप जानती हो मैंने आपको कितना कुछ उल्टा सीधा कहा। कई बार मैंने इन मासूम बच्चों को भी कोस दिया, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि उसके बच्चे किसी के जीवन में खुशियां ला सके। मैं जानती हूँ तुमने जो भी कहा वो बस दुखी होकर कहा। असल में तुम ऐसा कभी नहीं कहना चाहोगी। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, आखिर तुम भी तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। यह सुनते ही राधिका मधु को गले से लगा लेती है। राधिका के हाथ में एक पेपर होता है और उस पर साइन करके बच्चे हमेशा के लिए अपनी देवरानी के नाम कर देती है। इसी के चलते राधिका अब मधु के बच्चों को अपना लेती है। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद सुशीला देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। छोटी बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेवजह ताने दिए। अब समझ में आया कि भगवान की मर्जी में ही सब कुछ होता है। शायद यही वजह थी जो भगवान ने मधु को 10 बच्चे दिए। कोई बात नहीं माँ जी, अब सब ठीक है। अब कोई समाज में ये नहीं कहेगा कि मैं एक बांझ हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भी बच्चे हैं। जरूरी नहीं कि माँ सिर्फ वही बनेगी जिसने बच्चे पैदा किए हों। बच्चे पालने वाली भी माँ ही कहलाई जाती है, जैसे यशोदा माँ। और हाँ, अब हम सब मिलकर इन बच्चों को अच्छे से पालेंगे। ये सब हमारे ही बच्चे हैं। हाँ जेठानी जी, आज से ये सारे बच्चे मेरे ही हैं। मैं भी 10 बच्चों की माँ कहलाऊंगी। इस तरह देवरानी की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है और पूरा परिवार एकजुट होकर खुशहाल जीवन जीने लगता है।